देखो लाइट भी नहीं है ना, कोई बात नहीं। इसी बार हमने देखा था कि किस प्रकार से हम जो है वर्ग माध्य मूल करंट की मान और क्या और औसत मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आज जो है हम कुछ दूसरी चीज की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा एसी होने को तो करंट है, यानी कि जो द्वितीय हमने यूनिट पढ़ी थी विद्युत चालन वाली, तो उसमें हमने जो जो सीखा है वो सब यहाँ भी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। वहाँ एक तो एसी में क्या डीसी में क्या होता था, केवल प्रतिरोध ही लगता था। तुम कहोगे हम वहाँ पर अगर यानी कि और कौन सा चीज़ लगाना चाहते हो, तो और हमारे पास एक उपकरण होता है संधारित्र कैपेसिटर, तो हम कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। अगर डीसी में कैपेसिटर लगाते तो तब क्या होता, देखो ये है हमारा संधारित्र। अगर मैं इसको डीसी से जोड़ता हूँ तो संधारित्र, ये तुमको खाली समझा रहा हूँ अभी, हाँ अभी इसमें नोट नहीं करना है। संधारित्र डीसी के साथ अगर हम संधारित्र लगाएं तो शुरू में संधारित्र निरावेशित है और हमने उसको मान लिया V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक, आदर्श बैटरी है, जितना इसका ये में V वोल्ट रहे तो V का V पूरा लगाएगी संधारित्र के अक्रॉस। थोड़ी देर तक कुछ करंट भी बहेगी, लेकिन करंट इसमें कैसे बहेगी, शुरू में अधिकतम होगी और फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी बता सकते हैं? शुरू में इसमें जैसे मैंने इसको जोड़ा, अगर मैं यहाँ पर एक वो लगाऊँ इस प्रकार का बटन, तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा थोड़ी देर के लिए मोमेंटरीली करंट इसमें बहेगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो शून्य जाएगी। कैसे होगा? हाँ, कैपेसिटर में आवेश इकट्ठा होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे कुछ लोग इसमें करंट की जगह आवेश बहता हुआ दिखा देते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो ये कैपेसिटर में आवेश आता जाएगा। तो मान लो जैसे मैं इसको चिन्हों के द्वारा दिखाऊं, पहले ये होगा, ये जो बैटरी है इससे आवेश ले लेके इसको देती है, ये तो बताया था तुमको मैंने। संधारित्र के आवेशन में संचित ऊर्जा निकाले थे ना, किसी संधारित्र का आवेश करते तो उसमें ऊर्जा संचित होती है। तो कैसे हो रही, ये संधारित्र यानी जो बैटरी है इससे आवेश ले लेके इसको दे रही, तो इसमें जितना पॉजिटिव आएगा इसमें उतना ही नेगेटिव आएगा। तो हम ध्यान इस समय उस प्रोसेस पे लगा रहे हैं जब संधारित्र में कोई आवेश नहीं था, से जब संधारित्र फुल्ली आवेशित हो चुका है उसके बाद क्या होगा। अच्छा, ये आवेश इसमें बढ़ता जाएगा। तो शुरू में मान लिया इस पे पहले शून्य था, फिर स्मॉल क्यू होगा, फिर बढ़ते बढ़ते इस पर मान लिया लास्ट में कैपिटल क्यू आवेश आ गया, इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस। अब आवेश इसमें कब तक आता रहेगा, कब तक? ये जो कैपिटल क्यू है वो कौन सा आवेश है? ये तब आवेश है जब इस संधारित्र की प्लेटों के बीच भी विभवांतर ठीक इतना ही हो जाए जितना बैटरी में, यानी कि संधारित्र और बैटरी बराबर के टक्कर वाले हो गए। संधारित्र भी एक प्रकार की बैटरी जैसा है, लेकिन संधारित्र क्या है? बैंक है। ठीक है, संधारित्र में जो जमा करोगे वो उसी का उपयोग कर सकते हो, वो अपना खुद का आवेश पैदा नहीं कर सकते। बैटरी क्या करती है? बैटरी फिर पैदा कर देगी, है ना। बैटरी में और संधारित्र में यही अंतर है। तो अभी बैटरी और संधारित्र बराबर के आवेशित हो चुके हैं, बराबर वोल्टेज इसमें भी है इसमें भी। अब ये क्या करेगा, ये क्योंकि ये खुद धन है तो ये धन से इधर को करंट भेजेगा। मान ये चाहता है करंट इधर से इधर को बहे, बैटरी चाहती है इधर से इधर को बहे, क्योंकि दोनों की ताकत बराबर हो गई है। अब इसमें आवेश का बहना रुक जाएगा, यानी कि ये सर्किट कितनी देर तक ऑन रहेगा? केवल कितनी देर तक ऑन रहेगा सर? जब तक आवेश दोनों का आवेश बराबर ना हो, इसमें तो आवेश ही नहीं। हाँ, ये भी समझना है कि क्या चीज बराबर होगा। अगर हमने गलत बात करी तो फिर हम ही समझने नहीं आए ना।
कई बार हमारा मीनिंग क्या होता है, हम आवेश बराबर कह रहे होते हैं, असल में बात कुछ और सोच रहे होते हैं। तो बैटरी के पास है विभवांतर, इसके पास आवेश तो जितना मांगो उतना दे देगी। बैटरी है वो तो जब तक खत्म नहीं होगी उसकी एनर्जी पूरी, तब तक आवेश दे सकती है। लेकिन ये संधारित्र इससे तब तक आवेश देगा जब तक कि इसका जो विभव है इसके बराबर नहीं हो जाता। इसके बाद इस सर्किट में आप इसको जोड़ दीजिए, हटा दीजिए तार, इसका कोई मीनिंग नहीं। अगर ये संधारित्र पहले भी वोल्ट तक आवेशित है तो आप इस बैटरी से जोड़ दोगे तो यहाँ कोई करंट नहीं बहेगी, यानी कि नाउ दिस सर्किट इज अ ओपन सर्किट। भले तार जुड़े हैं, सब कुछ जुड़ा है, बट इट इज अ ओपन सर्किट। क्यों? ओपन सर्किट में क्या होता है, नहीं बहती। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो धारा, ये तो है ओपन सर्किट। तो अब ये जुड़े होने के पश्चात भी ओपन ही हो जाएगा, यानी कि दिस सर्किट हैज अ वैल्यू और मीनिंग टिल दिस संधारित्र इज नॉट फुली चार्ज। फुली का माने जितने वोल्टेज तक, ठीक है। ये डीसी सर्किट में संधारित्र का रोल होता है। अच्छा, वैसे भी ये जो पार्ट है ना, ये जो आवेशन का, संधारित्र का आवेशन है, हम इस पार्ट में ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। हम तो आवेशित ही लेते हैं सीधे ही बीच की। ये वाली प्रोसेस को केवल हम कब कंसीडर करते हैं, तुमको याद होगा, जब हम संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक निकाल रहे होते हैं, यानी कि संधारित्र को आवेशन में उसमें कितनी ऊर्जा आएगी, जब हम ये निकाल रहे होते हैं उस समय केवल हम इसको क्या करते हैं, उस समय ये वाला जो मैंने अभी बताया, ये प्रोसेस केवल हम उसी समय देखते हैं, बाकी टाइम हम ये प्रोसेस को नहीं देखते हैं। तो अगर मैं ऐसे लगा दूं ये, अब क्या होगा बता सकता है कोई? मैंने ऐसे सर्किट बना दिया, क्या होगा? शुरू में जब ऑन होगा तो धारा इधर को भी बहेगी, धारा इधर को भी बहेगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन इसमें बहती रहेगी धारा, यानी कि ये सर्किट ऑन रहेगा फिर भी, समझ में आया? और ये ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद ये सर्किट तार लगे नहीं लगे बराबर है, समझ आ गया? ठीक। अब मैंने एक इसमें एक, इसको हम क्या कहते हैं, कुंडलीय इंडक्टर, या इसको स्वप्रेरकत्व, प्रेरकत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व। ये मैंने जोड़ दिया। स्वप्रेरकत्व की जो वो होती है माप, वो उसका स्वप्रेरण गुणांक होता है, ठीक है। इसका जो माप होती है, इसका प्रतिरोध होता है। कैपेसिटर का धारिता होती है। कैपेसिटर की धारिता का सूत्र किसी को पता है? कोई है माइक आराम जो बता सकता हो कैपेसिटर की धारिता का सूत्र क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि कैपेसिटर की धारिता का इसके आवेश से कोई लेना देना है क्या, इसकी धारिता का, या हर कैपेसिटर की अपनी एक फिक्स धारिता होती है? अंदाज से कोई बताओ। चलो मैं बताऊं, कैपेसिटर की धारिता का सूत्र है ये, के भी आता है इसमें। अब क्योंकि इसकी प्लेटों की वैल्यू निर्वात है तो के की जगह 1 ले लेते हैं। और आप देखिए के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसमें प्लेट की बीच की दूरी कितनी है, प्लेट का एरिया कितना है। इसका मतलब किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तभी बदलेगा जब या तो उसका प्लेट बढ़ाया जाए, या उसके बीच में कुछ पदार्थ भर दे, या प्लेटों के बीच की दूरी घटा बढ़ा दे। यानी कि आवेश भरने से उसकी धारिता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे प्रतिरोध का सूत्र किसी को पता है? प्रतिरोध किस किस चीज पर डिपेंड करता है? उसकी लंबाई पे। हाँ, उसकी लंबाई पर है। बताओ सूत्र बताओ। रो एल अपॉन ए। ये भी फिक्स ही है, ये भी फिक्स है, यानी कि आप बैटरी कितने भी वोल्ट की लगाओ कोई फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला। तीसरा, किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, ये किस किस चीज पे निर्भर करता है, ये हमने निकाला है स्वप्रेरण गुणांक वाला पार्ट। अब ये जो टॉपिक है, ये वाला जो है, ये पहली यूनिट से संबंध है, ये वाला दूसरी यूनिट से संबंध है, और ये वाला चौथी यूनिट, जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण और एसी जो चल रही है, ये होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एन। यानी इसका भी फिक्स है। अगर कुंडली में फेरे घटाएंगे बढ़ाएंगे,
ये इसके बीच में निर्वात है तो म्यू नॉट होगा। अगर इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन डाल दें तो ये म्यू बढ़ जाएगा, लेंथ समझ में आ गया। अब इसका रोल क्या है, देखो इसका रोल तो हमने समझ लिया। जब हम एसी इसमें दौड़ाएंगे, सॉरी डीसी, डिस्क धारा की बात हो रही है, बैटरी से जुड़ा है, तो हमने इसके बारे में कहा कि शुरू में इसमें बहुत ज्यादा धारा बहेगी, लेकिन धीरे धीरे कम होती जाएगी और फाइनली वो बंद हो जाएगी, तब तक ये कुछ देर चार्ज हो चुका होगा। इसमें तो धारा बहती ही रहेगी लगातार, लेकिन इसकी धारा को कौन लिमिट करेगा, ये प्रतिरोध। ज्यादा प्रतिरोध होगा तो धारा कम बहेगी, है ना, और कम प्रतिरोध होगा तो धारा ज्यादा बहेगी। और इसमें ये जैसे ही इसमें धारा बढ़ना शुरू होगी, इसमें क्या चीज उत्पन्न होती है, एक बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो धारा का विरोध करने के लिए पैदा हुआ होता है। यानी कि जैसी धारा बढ़ने की कोशिश करेगी वो उसको बढ़ने नहीं देगा आसानी से, माने उसके आगे मुंह पर लगा देगा ढक्कन जैसा। लेकिन क्योंकि धारा तो ट्राई कर रही है ना, बैटरी तो लगातार ट्राई कर रही है, तो फिर थोड़ा सा जोर लगा देगा, थोड़ी धारा बह जाएगी, वो फिर उसको मतलब एक तरीके से क्या होगा, रोक लगा देना। यानी कि धारा को एकदम अधिकतम नहीं होने देगा, लेकिन धारा को बढ़ने से रोकेगा नहीं, धारा के रास्ते में अड़ंगा लगा देगा। धारा कुछ देर बाद अधिकतम हो जाएगी, और जब धारा अधिकतम हो जाएगी, अधिकतम हो गया, चेंज होना बंद हो गई, तो अब ये कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो धारा के चेंज होने का ही विरोध करता है ना। धारा से इसकी दुश्मनी नहीं है, बल्कि इसकी दुश्मनी है किससे, धारा परिवर्तन से। तो जब अधिकतम हो जाएगी तो ये इनइफेक्टिव हो जाएगा, तो एक तरीके से ये लगा है नहीं लगा है बराबर हो जाएगा। तो हमने बैटरी की धन और ऋण को सीधे जोड़ दिया, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इसमें बहुत तेज करंट बहेगी, आग भी लग सकती है इसमें, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिकली जो ये कुंडली है, इनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, समझा क्या। आदर्श कुंडली का तो प्रतिरोध होता ही नहीं है, यानी कि आदर्श कुंडली अगर हम जोड़ दें तो इनफाइनाइट करंट बह जाएगी। क्यों, क्योंकि आई बराबर होता है V/R, अब R तो शून्य होगा, इस कुंडली का तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, आदर्श अगर है तो इनफाइनाइट करंट बहेगी। लेकिन प्रैक्टिकली भी इन कुंडलियों का प्रतिरोध बहुत कम होता है, R बहुत कम होने से आई बहुत ज्यादा होगी, आई बहुत ज्यादा होगी तो भी ये आग चिंगारियां फेंक सकता है। तो ये है इनका डीसी में रोल, यानी कि डीसी में कुंडली है नहीं है, बराबर हो जाता है थोड़ी देर बाद ही। एसी में, डीसी में संधारित्र तो पक्का रोक ही देता परमानेंट करंट को। एक प्रतिरोध ही ऐसा है जो करंट को लगातार बहने देता है। ये है इनका रोल किसमें, डीसी में, यानी कि डिस्क धारा परिपथ में। अब यही जो इन तीनों को अगर मैं एसी में लगा दूं, तो एसी तो क्योंकि लगातार बदलती रहती है, दिशा भी परिवर्तित करती रहती है, तो अब ना तो कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो पाएगा, क्योंकि जब तक वो जाएगा तब तक दिशा बदल जाएगी धारा की, और ना ये रोकना बंद करेगा, क्योंकि इसको लगातार काम करते रहना पड़ेगा। नहीं, अब जब धारा इधर से इधर को बढ़ी तो इधर को विरोध करेगा, जब धारा इधर से इधर को बढ़ी तो इधर को विरोध करेगा, यानी कि ये हमेशा ये तीनों के तीनों एलिमेंट जिंदे हो जाएंगे। और कमाल की बात क्या है, ये तीनों कैसे काम करने लगते हैं, तीनों प्रतिरोध कई जैसे काम करने लगते हैं। जैसे प्रतिरोध धारा को कम करता है, लिमिट करता है ना, ऐसे ये भी धारा को लिमिट करने लगेगा। यानी कि इसका रोल एक प्रतिरोध का जैसा हो जाएगा एसी में, और इसका रोल भी एक प्रतिरोध जैसा हो जाएगा। हमारा एक तो उद्देश्य यह है कि ये अगर कोई सी धारिता का संधारित्र अगर एसी में लगा देते हैं तो ये कितना प्रतिरोध ये ऑफर करेगा, ठीक है। और ये अगर प्रेरकत्व तो लगा देते हैं तो ये कितना प्रतिरोध ऑफर करेगा। फिर क्या इनका प्रतिरोध और इस प्रतिरोध में एक समानता भी है या इनमें कुछ डिफरेंस भी है। ये तो सीधे सीधे प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध तो नहीं थे, लेकिन इनका व्यवहार प्रतिरोध जैसा है। कैसे, देखो तुमको याद है कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा था तो जैसे ही चार्ज होना शुरू हुआ करंट कम होती चली गई सर्किट में। क्यों, क्योंकि उसको पास भी वोल्टेज आ रही है ना, तो वो भी तो भेजा जाएगा अपने। तो इसका माने उतनी देर तक जितनी देर तक करंट बही, इस कैपेसिटर ने धारा को कम किया है। इंडक्टर ने क्या, जब धारा बढ़ रही थी तो जब तक बढ़ रही थी तब तक ये भी उसको रोकता रहा ना उतनी देर तक। उसके बाद जब धारा फुल हो गई तो इसने कहा भाई अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, धारा चेंज होती थी
समझ आ गया? तो मूल इनका व्यवहार धारा को रोकने जैसा है, लेकिन एसी में तो ये फुली यही काम करेंगे और कोई काम करेंगे ही नहीं। तो इसका रोल समझना है, यानी कि ऑल दीज थ्री, यानी कि संधारित्र, प्रतिरोध एंड दिस इंडक्टर, दीज ऑल थ्री विल बिहेव एज अ प्रतिरोध की तरह बिहेव करेंगे। हालांकि हम इनको प्योर प्रतिरोध नहीं मानेंगे, क्योंकि प्योर प्रतिरोध तो यही है। ये दोनों जो धारा को कंट्रोल कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं बता सकते हैं? इसने धारा को, जब तक धारा इसमें बही थोड़ी देर के लिए, तब तक इसने धारा को नियंत्रित किया। शुरू में धारा अधिकतम थी, लेकिन बाद में काम करता चला गया, जीरो कर दिया धारा को। तो इसने कौन से तरीके से क्या क्या तरीका इसने अपनाया धारा को शून्य करने के लिए? बताइए। धारा के विपरीत एक विभवांतर लगाया। धारा के विपरीत विभवांतर लगाया, यानी कि इसका तरीका अलग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, शुरू में ये 0 वोल्ट का है, तो सर्किट में 5 वोल्ट का विभवांतर था, करंट 5 वोल्ट के हिसाब से बही। थोड़ी देर बाद इसमें 1 वोल्ट आ गया, इसमें 5 वोल्ट है, अब सर्किट का कितना वोल्ट रह गया? 4 रह गया। अब 4 के हिसाब से नहीं, फिर उसके बाद ये 2 हो गया, 3 रह गया, फिर ये 3 हो गया, 3 - 5 4 और 2 हो गया, फिर ये 4 वोल्ट हो गया, 4 - 5 1 वोल्ट, और बाद में ये भी 5 के हो गए, करंट 0 हो गई। यानी कि इसने प्रतिरोध नहीं लगाया, इसने क्या किया? हतोत्साहित किया करंट को ना। प्रतिरोध का नेचर अलग है। प्रतिरोध कैसे करंट को रोकता है? जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ इन दोनों का व्यवहार का अंतर। एक बच्चा ऐसा है, मुझे पता है ये काम नहीं करता है, ठीक है, मैंने उसको डंडे से चूट दिया, ठीक है, इससे क्या हुआ? हीट उत्पन्न हुई। रेजिस्टेंस वाला तरीका है, मार पीट के ठीक कर दिया। एक है, मैंने पहले कह दिया, देख ले अगर तूने कुछ गड़बड़ करी, कल कॉपी नहीं लाया तो बहुत मैं तेरे साथ कैसा व्यवहार करूंगा तो सोच ले। करा कुछ नहीं मैंने, खाली एक उसको एक आइडिया दे दिया, कहा यार ये तो कल कुछ ना कुछ करेगा, वो खुद ही काम कर रहा है, कोई हीट भी उत्पन्न नहीं हुई, काम भी हो गया। समझ आया? ये 2 तरीके होते हैं ना, तो ये कौन सा तरीका ज्यादा इफेक्टिव तुम हो गया? दूसरा वाला तरीका ज्यादा इफेक्टिव, हमको सूट करता है, मारपीट वाला, ये पुलिस डिपार्टमेंट में। समझ आया? इंडक्टर भी ऐसे करता है, जब इसमें धारा बढ़ने की कोशिश करेगी तो ये प्रतिरोध नहीं लगा, ये बैक की ईएमएफ लगा रहा है, विरोधी विद्युत वाहक बल। अगर तुमने ये, जब हमने स्वप्रेरकत्व तो पढ़ा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब स्टार्ट किया था हमने, फैराडे की जस्ट बाद वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो वहां मैंने इसकी बात की। ये भी प्रतिरोध नहीं लगाता है, यानी कि ये गर्मी वाला तरीका इसको पसंद नहीं है, ये करंट कंट्रोल करते बिना ऊर्जा खर्च किए, ये दोनों, इसलिए ये और ज्यादा बढ़िया हो गए। यानी कि अगर एसी परिपथ में अगर आपको करंट कम करनी है तो आप कैपेसिटर और इंडक्टर के प्रयोग से कम कर सकते हैं, हीट भी कोई खर्च नहीं होगी, ये हीट खर्च करा देगा, ये ऊर्जा खर्च करा देगा, क्योंकि हीट में बदल देगा। इसका माना अगर कोई एक ऐसा एसी सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि उसमें हीट बिल्कुल भी खर्च नहीं होगी, यानी कि वो ऊर्जा खर्च करने वाला परिपथ नहीं माना जाएगा, और उसको हम कहेंगे वॉटहीन परिपथ। वॉटहीन, अभी आगे इस पर हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी फिलहाल मैंने तुमको इनका आइडिया दिया। अब एसी में देखिए इसका कैसा रोल होता है, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। एसी परिपथ, एसी परिपथ अगर मैं कहूं किस प्रकार के होंगे, तो अभी इसका उत्तर तो तुम्हें बता ही दिया है। एसी परिपथ किस प्रकार के हो सकते हैं? एसी परिपथों के घटक कौन कौन से हो सकते हैं? प्रतिरोध लगा हो सकता है, प्रतिरोध और कुंडली भी हो सकती है, या खाली कुंडली भी हो सकती है, और संधारित्र भी हो सकता है, और तीनों भी हो सकते हैं, या इनमें से कोई 2 भी हो सकते हैं। यानी कि एसी परिपथ में आपके पास 3 सिचुएशन बनती हैं। आपके पास प्रतिरोध भी हो सकता है, आपके पास कुंडली भी हो सकती है, और आपके पास संधारित्र भी हो सकता है, या इनमें से कोई 2 या कोई एक। ठीक है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए ये एसी परिपथ की खास बात है, यानी कि अनलाइक डीसी परिपथ, एसी परिपथ के पास 3 कंपोनेंट हैं। वहां तो एक ही कंपोनेंट रहेगा, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस नहीं लगा के हमने इंडक्टर
कुंडली या वो लगा दिया क्या संधारित्र, तो क्या होगा, वो थोड़ी देर के लिए इफेक्टिव रहेंगे, फिर वो बेकार कर देंगे, परिपथ काम करने लगेगा। तो अब देखिए इसमें अभी हम करते हैं ओनली रेजिस्टेंस सर्किट पहले, केवल प्रतिरोध परिपथ, केवल प्रतिरोध परिपथ, केवल प्रतिरोध एसी परिपथ। चलिए हम अब आप इसमें कुछ नोट्स भी दिखा देता हूँ तुमको। मान लिया ये एसी है, ये एसी विभवांतर है ना, ये बैटरी तो है एसी की, तो मान लिया हमने एसी विभवांतर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये हमने इसमें लगा दिया। हमने, क्योंकि तुमको पता है एसी हमेशा इसी से दिए जाते समीकरण से, तो हमने एसी वोल्टेज इसके सिरों पर लगा दिया, ठीक है। जैसे हम इस पे लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, करंट डेवलप हो जाएगी। करंट किसी समय अगर मान लिया आई है तो करंट कैसे निकलेगी, माना एसी परिपथ में विभवांतर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, प्रतिरोध R के सिरों पर लगाया गया। यदि किसी क्षण परिपथ में धारा आई है, तब आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर। ये तो सूत्र है, आई बराबर V अपॉन आर की जगह, सॉरी V की जगह V0 साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ठीक है। पूरा आ रहा है, हाँ। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, अच्छा V0 क्या है, विभवांतर का शीर्ष मान, और R से भागा दे देंगे तो धारा का शीर्ष मान मिल जाएगा। इसको I नॉट कह देते हैं, I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ I नॉट जो कि V नॉट अपॉन R है, इसको हम क्या कहेंगे, धारा का शीर्ष मान। अब आप इस पूरे इन दोनों समीकरणों पर फोकस कीजिए अपना ध्यान। आप देखिए कि विभवांतर के समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और धारा के समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा टी क्या है, ओमेगा तो थी कोणीय आवृत्ति, ओमेगा टी क्या था, एंगल, वो कुंडली जितना घूम गई। जब हम घूमती हुई कुंडली को देख रहे हैं तो जनरेटर का मामला है, क्योंकि यहाँ तो कोई चीज़ घूम नहीं रही, इस वाले सर्किट में तो कुछ घूम नहीं रहा ना, इसमें तो बनी बनाई एसी आ रही है, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये जो ओमेगा टी है, अगर हम वहाँ जनरेटर में पहुँच जाएं तो हमको पता है कि टी समय में वो कुंडली जितना घूम गई कोण वो है। यहाँ पर इसको हम कहेंगे कला, क्या कहेंगे, एसी की कला, फेज एंगल, एसी का एंगल। तो आप देखिए वोल्टेज का, करंट का एंगल और वोल्टेज का एंगल एक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम हो रही है, वोल्टेज तो ऐसी जा रही है हमारी, ये है वोल्टेज हमारी V, टाइम के साथ V नॉट तक गई ये, और फिर माइनस V नॉट तक ऐसी तो जा रही। करंट का, अगर मैं करंट का ग्राफ खींचूं, करंट भी इसी अक्ष में दिखा दूं तो करंट भी बिल्कुल ऐसे ही जाएगी। ये करंट की पीक वैल्यू कितनी होगी, I नॉट। इसका मतलब जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम हो रही, करंट भी ठीक उसी समय मैक्सिमम होगी। तो जब कभी भी एसी में केवल R वाला सर्किट अगर होगा
तो वोल्टेज और करंट एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम, एक साथ डायरेक्शन बदलेंगे, यानी कि दोनों समान कला में होंगे। ये लिखिए आप, लिखिए कि इसको समीकरण 1 कह देते हैं, इसको समीकरण 2 कह दीजिए। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, देखिए समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि विभवांतर और कला दोनों, सॉरी विभवांतर और धारा दोनों समान कला में होंगे, दोनों समान कला में होंगे। एक बात तो साफ हो गई कि दोनों समान कला में होंगे, अर्थात जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तब करंट भी मैक्सिमम होगा और साथ ही डायरेक्शन बदलेंगे बिल्कुल एक साथ। और दूसरी बात, आर का रोल डीसी में क्या होता था, करंट को कम करना, जितना आर ज्यादा होगा करंट उतनी कम होगी, तो एसी में भी वही है, वी नॉट बटे आर, जितना आर ज्यादा होगा पीक वैल्यू कम हो जाएगी धारा की, लिख लो। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि प्रतिरोध का कार्य एसी परिपथ में ठीक वही है, प्रतिरोध का कार्य एसी परिपथ में ठीक वही है जो दिष्ट धारा परिपथों में, जो कि दिष्ट धारा परिपथों में होता है, ठीक है। और इस समीकरण को आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए और इसको भी आप आई बराबर, इसको भी आप यहाँ पर ठीक है। अभी इसके फेज के बारे में मैं फिर तुमको अगली क्लास में बताता हूँ, ठीक है।